मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करें फिजिक्स का एक वीडियो लेक्चर जो पूरी सीरीज चलेगी। पूरा फिजिक्स A to Z पढ़ाया जाएगा आपको, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर और बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हो, इंटर फर्स्ट ईयर में हो, चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर में हो। तो चलिए, आज हम पहला लेक्चर है ये फिजिक्स का, स्टार्ट करते हैं। तो कोई चीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोई चीज हमारे पास आती है तो उसका पहले हम परिचय करते हैं। जैसे कोई पर्सन आ गया हमारे घर पे, कोई आ गया तो उससे पहले कोई ना कोई हमें उसका परिचय कराता है। तो आज हम पहला जो लेक्चर देखेंगे वो परिचय वाला होगा, यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला लेक्चर आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि फिजिक्स क्यों जरूरी है, क्या क्या क्षेत्र हैं उसके, कहाँ कहाँ काम आती है, कैसे कैसे। तो आपने देखा होगा आपके चारों तरफ जो परिघटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, काफी रुचिकर का विषय रही है। लोग सोचते हैं कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे आपने देखा होगा शाम के टाइम सूर्य लाल हो जाता है, अनेक घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, तो रुचिकर का विषय रही है। तो चलिए बताते हैं आपको हम कि फिजिक्स में देखिए पहले क्या था, माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में पाई जाती है, और सूर्य जो है और ग्रह और अन्य ग्रह जो हैं वो इसके चारों तरफ जो है विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। लेकिन तो ये क्या था, ये टालमी का जो था, टालमी का भूकेंद्री सिद्धांत माना जाता था, सिद्धांत था। फिर क्या हुआ, काफी गहन अध्ययन हुए, काफी प्रेक्षणाएं हुई, सब कुछ हुआ। तो बाद में ये पता चला भैया ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के, और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह जो हैं वो विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो इसे कहा गया, यहाँ पे पृथ्वी ना होकर के हमारे पास सूर्य को रखा गया, जो कि वास्तविक था और है भी। तो उसे कहा गया कॉपरनिकस का सूर्य केंद्री सिद्धांत। सूर्य केंद्री सिद्धांत, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, इसको देखते हुए फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा परिचय देखते हैं उसका कि साइंस, विज्ञान ये सब होते क्या हैं। तो साइंस देखा जाए पहले। साइंस क्या है? देखिए साइंस जो है ये ग्रीक भाषा के सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया शब्द से जो है इसका व्युत्पत्ति हुए हैं, सिंटिया शब्द से लिया गया है। सिंटिया से, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। मतलब क्या है कि जो साइंस हमारा है वो ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। अब हम बात करते हैं विज्ञान। ये विज्ञान जो है वास्तविकता, ये विज्ञान कहा गया है, संस्कृत शब्द से लिया गया है विज्ञान। विज्ञान क्या, विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान, जिसका मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। और फिर अरबी भाषा में क्या कहें, अरबी भाषा में इल्म होता है हमारा, इल्म का मतलब भी होता है ज्ञान, ठीक है। तो अगर हम कहें कि विज्ञान है क्या, तो विज्ञान को हम ये कह सकते हैं, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है।
किसी चीज के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो हमारा था फिजिक्स। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स क्या है? देखिए फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रकृति। जिसका मतलब होता है प्रकृति, यानी कि हमें ये तो चीज पता चल गया भैया फिजिक्स में कुछ, यानी एक चीज तो साफ है, हम लोग को जो है भौतिकी में क्या है, प्रकृति के बारे में पढ़ना है। और क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में क्या होता है, प्रकृति के लिए भौतिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये संस्कृत भाषा में। तो भैया एक चीज़ तो हमें पता चल गया, साफ है कि हम लोगों को जो है भौतिकी में क्या करना है, प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि प्राकृतिक प्रघटनाएं कैसे होती हैं, क्या क्या होता है उनके अंतर्गत, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी हैं। यानी ये चीज़ है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का तथा प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम एक लाइन में कहें फिजिक्स क्या है, कोई अगर पूछे आपसे कि एक लाइन में बता दो मैं फिजिक्स क्या है, सॉल्ट और सॉलिड चीजें, तो आप क्या बताएंगे उन्हें? यानी क्या है फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी कि भौतिकी जो है प्रकृति के नियमों तथा प्रकृति का अध्ययन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिकी के कार्य क्षेत्र एवं उत्तेजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है स्थूल प्रभाव क्षेत्र। स्थूल प्रभाव क्षेत्र, स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत जैसे हमारा प्रयोगशाला हो गया, पार्थिव चीज़ें तथा खगोलीय परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं और इनके अंतर्गत इनकी जो व्याख्या की जाती है वो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। यानी कि हम जो क्लासिकल फिजिक्स यानी चिर सम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर जो है इसकी व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग मतलब कि इसके अंतर्गत हम लोग जो है हमारी प्रकाशिकी हो गई, यांत्रिकी हो गई, विद्युत गतिकी हो गई, ऊष्मागतिकी हो गई तथा आदि उप विषयों का जो है इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट
प्रकाशिकी की कि प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित जितनी प्रघटनाएं होती हैं या प्रकाशिक चीज़ें जो होती हैं, प्रकाशिक यंत्र होते हैं, मतलब प्रकाश से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन हम जो है प्रकाशिकी में करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत हम बल के प्रभाव का अध्ययन हम इसमें करते हैं यांत्रिकी में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी के अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित सारी चीज पर घटनाएं, विद्युत से संबंधित जितनी चीजें होती हैं हमारा, वो सब चीजें हम विद्युत गतिकी में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा से संबंधित या टेम्परेचर, हीट, इनसे संबंधित जितनी चीज़ें हैं, प्रघटनाएं हैं, या जो चीज़ यंत्र हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं हम लोग। अब ये तो थे हमारे स्थूल प्रभाव क्षेत्र फिजिक्स के। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से हैं। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, इसमें देखिए इससे ही जाहिर है कि मतलब इसमें सूक्ष्म चीज़ों से कण, अणु, परमाणु, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं और इनकी जो व्याख्या करते हैं हम लोग, वो क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं। कौन से, हमारे सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनकी जो हम व्याख्या करते हैं वो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। इसमें जैसे कि कौन कौन चीज़ें सम्मिलित हैं देखा जाए तो, पहला इसमें नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम नाभिक की संरचना, नाभिक में लगने वाले बल और नाभिक की अन्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और हमारे पास दूसरा आ जाता है फिर कण भौतिकी। कण भौतिकी में हम उन कणों का अध्ययन करते हैं जिनसे मिलकर सभी पदार्थ बने होते हैं। मतलब क्या है कि हम कण भौतिकी में उन कणों का अध्ययन करते हैं जिसे छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं। तो उन कणों का अध्ययन करते हैं जिससे पदार्थ बने होते हैं। और हमारे पास तीसरा फिर आ जाता है क्वांटम भौतिकी। और हमारे पास तीसरा इसके जो है वह है क्वांटम भौतिकी में क्या होता है, हम जैसे कण और प्रकाश, देखो डबल, वो क्या करते हैं, वो तरंग के भांति भी व्यवहार करते हैं और कण के भांति भी व्यवहार करते हैं। तो जो ऐसे कण होते हैं या प्रकाश होते हैं जो दोहरी प्रकृति रखते हैं, उनका अध्ययन जो है हम क्वांटम भौतिकी में करते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या कह लें, अगर हम कहा जाए तो इनके अंतर्गत हम उन कणों या प्रकाश का अध्ययन करते हैं जो दैतीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो दोहरी प्रकृति रखते हैं, वो तरंग जैसे भी व्यवहार करते हैं, कण जैसा भी व्यवहार करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, यानी कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज,
देखिए क्या 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 होता है, कभी कभी ये जो फिजिक्स होती है कभी नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे देती है, कभी टेक्नोलॉजी नई फिजिक्स को जन्म दे देती है। और क्या होता है, दोनों मिलके कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं, कुछ ऐसे उपकरण बना देते हैं या कुछ ऐसी नई चीज़ें कर देते हैं जिससे समाज को बहुत लाभ होता है, काफ़ी लाभकारी होता है समाज के लिए जो चीज़ें। इसलिए जो है फिजिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी भी। अब देखते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के बल पाए जाते हैं, डोरी में तनाव, कहीं कुछ। आप रियल लाइफ में बहुत सारे फोर्स का जो है अध्ययन कर रहे हैं, रियलाइज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ का। जो चीज़ें जो हैं प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूल बलों से मिलकर बनी होती हैं। गुरुत्वाकर्षण, ये देखो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, न्यूटन सर ने बताया था। उन्होंने एक प्रकल्पना दी थी काफ़ी ज़्यादा परीक्षण और रिसर्च करने के बाद में कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड पाए जाते हैं जिनके अंदर द्रव्यमान है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लो एक पिंड कोई यहाँ पर है और एक पिंड कोई यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी जो है r है और इनका द्रव्यमान m1 और m2 है। तो न्यूटन सर के अनुसार जो उन्होंने परिकल्पना दी थी कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे G जो होता है हमारा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये सार्वत्रिक बल है, मतलब सभी जगह पाया जाएगा भैया, चाहे यहाँ पे हो ब्रह्मांड में कहीं किसी भी ग्रह पे चले जाएं गुरुत्वाकर्षण आपको मिलेगा। उसके बाद में ये केंद्रीय बल है और संरक्षी बल है। केंद्रीय बल है मतलब ये हमेशा केंद्र की तरफ काम करता है और ये संरक्षी बल है। और एक चीज़ और, ये प्रकृति में पाया जाने वाला ये दुर्बल बल है, दुर्बल बल है, प्रकृति में पाया जाने वाला ये दुर्बल बल है। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम के वर्ग नियम का पालन करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है मूल बल जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। अब इसकी प्रकल्पना जो दी थी वो थे सर कूलाम सर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि दो आवेशित कणों के बीच जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो हमेशा उनके ऊपर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम देखें तो उनके अनुसार F जो प्रोपोर्शनल होगा, मान लो ये हमारा कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इस पे Q1 आवेश है और इस पे Q2 आवेश है, तो ये जो होगा वो Q1 Q2 और F जो होगा ये इनके बीच की दूरी जो है R है। R स्क्वायर, यानी अगर हम इसको हटाएं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, यानी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे K क्या होता है? K होता है माध्यम का पैराविद्युतांक, जो कि वायु और निर्वात के लिए हमेशा 1 होता है। तो वायु और निर्वात के लिए हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो टोटल हो जाएगी वो 9 गुणे 10⁻9, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत चुंबकीय बल भी संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल के 43 36 गुना होता है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा, जो है प्रबल नाभिकीय बल। यह बल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा उदासीन न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल है, जो कि एक बहुत प्रबल बल होता है।